हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ हमारा प्लेटफॉर्म। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब हम लेके आए हैं आपके लिए और सिर्फ आपके लिए एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम बायोलॉजी के, फिर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, साइंस के तीनों सेक्शंस के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे साथ ही साथ। तो एमसीक्यूज को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज 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 रेगुलर रहिए। मैं जो एमसीक्यूज करा रही हूं उसको रेगुलर सॉल्व कीजिए, रेगुलर रिवाइज कीजिए, क्योंकि सीजीएल में जो पेपर आने वाला है वो इन सवालों में से ही आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम अपना ये सीरीज आज शुरू करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड इज फाउंड इन, ब्रूनस ग्रंथियां कहां पाई जाती है? पहला ऑप्शन मुख यानी माउथ में, जांघ थाई, आमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कौन से पार्ट में पाई जाती है? तो ये जो ब्रूनर ग्लैंड है ना, ये हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। फॉर रेफरेंस मैं आपके लिए एक डायग्राम लेके आई हूं। ये जो हमारा छोटी आंत होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें यहाँ पे कुछ इस सेक्शन में कुछ इस तरह हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि छोटी आंत के कौन से भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है, तब हम क्या जवाब देंगे? तब हम जवाब देंगे ड्यूडेनम। लेकिन यहां आपसे बस इतना ही पूछा गया है कि कहां पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्टमक इज नियरेस्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन? निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है? तो जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको स्टमक के डिफरेंट अंग, डिफरेंट भाग के बारे में बताया था। क्या क्या बताया था? मैंने कार्डियक बताया था, पाइलोरिक बताया था, फंडस दिखाया था। अब हम उसको डायग्राम में देखते हैं कि वो कैसा दिखता है, फिर हम इसका जवाब बताएंगे आपको। देख रहे हैं, ये हो गया हमारा फंडस, ये हो गया मेरा कार्डियक पार्ट, ये हो गया मेरा पाइलोरिस पार्ट। तो देख सकते हैं, फिर यहां से मेरी छोटी आंत शुरू हो जाएगी। तो इस सवाल का जवाब होगा पाइलोरिक, क्योंकि ये सबसे नजदीक है हमारे छोटी आंत की। अगला सवाल इज व्हेन नीडेड स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय, जरूरत पड़ने पे संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? पहला ऑप्शन सोमैटोस्टैटिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ट्रिप्सिन, आखिरी ग्लूकागॉन। तो जो आपका संचित ग्लाइकोजन होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकागॉन करता है। और ये जो ग्लूकागॉन होता है ना, यह ग्लूकागॉन एक तरह का हार्मोन होता है। और ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है? ये हार्मोन आपका पैंक्रियास से रिलीज होता है, यानी कि आपके अग्नाशय से रिलीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टंग सेंस द स्वीट टेस्ट, जीभ के कौन से भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? पहला ऑप्शन साइड लोब, बगल के भाग से, रियर लोब, पक्ष भाग से, एपेक्स लोब, अग्र भाग से, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम इस सवाल को इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे ऊपर कौन है? बिटर यानी कड़वा स्वाद वाला भाग, फिर क्या है? सार यानी खट्टा, उसके नीचे सॉल्टी यानी नमकीन, और सबसे नीचे हमें क्या मिलेगा? स्वीट यानी मीठा। तो इसका जवाब क्या होगा? हमें मिलेगा ये पक्ष भाग में, रियर लोब में मिलेगा जीभ का। अगला सवाल कहता है द ट्यूब फ्रॉम विच बोथ बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस कम टुगेदर एंड रीच इन द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अमाशय रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? पहला ऑप्शन
लोकल डक्ट, दूसरा बाइल डक्ट यानी पित्त नलिका, तीसरा है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट यानी यकृत अग्नाशयी नलिका, एंड आखिरी है पैंक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशयी नलिका। तो ये डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, यहां से आ रहा है आपका यकृत वाली नलिका और ये क्या है, पित्त नलिका, ठीक है, पित्त नलिका आया, फिर इधर से अग्नाशय नलिका आया, ये पित्त नलिका और ये अग्नाशय नलिका एक साथ यहां जुड़ जाते हैं और इसे हम कहते हैं हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट यानी यकृत अग्नाशयी नलिका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है। प्रोटीन पाचक कौन नहीं है, ट्रिप्सिन तो है भाई, हमने तो पढ़ा था प्रोटीन पाचक है ट्रिप्सिन, पेप्सिन भी प्रोटीन पाचक है, रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक है, ये तीनों ही, ये तीनों, ये और ये तीनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो कौन नहीं है, ये लिपेज है, लिपेज प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, ये क्या करता है, ये फैट का डाइजेशन करता है, वसा का पाचन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है द एसेंशियल मिनरल फॉर ब्लड कोगुलेशन इज, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज क्या है। तो जो रक्त का जमाव होता है उसके लिए सबसे आवश्यक खनिज क्या है, पहला ऑप्शन पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा सोडियम, आखिरी मैग्नीशियम। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये जो कैल्शियम है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक खनिज है ब्लड यानी रक्त के जमाव के लिए। और अगर यही सवाल में बदल कर यहां मिनरल के जगह, खनिज के जगह मैं विटामिन डाल दूं, तो अगर मैं मिनरल के जगह विटामिन डाल देती हूं, खनिज के जगह विटामिन डाल देती हूं, तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन के, क्योंकि रक्त के जमाव के लिए विटामिन के भी आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है who could not do their work due to accumulation of nitrogenous waste in the blood, रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होने से कौन अपना काम नहीं कर पाता। पहला ऑप्शन हृदय यानी हार्ट, दूसरा यकृत यानी लिवर, दूसरा होगा वृक्क यानी किडनी, और आखिरी ऑप्शन है मस्तिष्क यानी ब्रेन। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर नाइट्रोजनस अपशिष्ट जमा हो रहे हैं आपके ब्लड में तो आपका किडनी, आपका वृक्क काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है। हम पहले देखते हैं कि ब्लड में होता क्या है। ये जो आपका ब्लड है ये सबसे पहले डिवाइड हो जाता है प्लाज्मा में। ब्लड में प्लाज्मा का जो मात्रा होता है वो 55% होता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट सुनने में तो आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन ये वही सिंपल सरल चीजें हैं जो कि हैं आपकी आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स, और इसका प्रतिशत होता है 45। यहां हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में जो 90% होगा वो होगा आपका वाटर यानी कि पानी, और बाकी के जो 10% होंगे उसमें आपको सॉल्ट मिलेगा, नमक मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, बहुत सारे हार्मोन मिलेंगे, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको 10% में मिलेंगी, और इसका मेजॉरिटी 90% पानी होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 90%। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 स्प्लीन तिल्ली, ऑप्शन 2 हार्ट यानी हृदय, ऑप्शन सी लिवर यानी यकृत, ऑप्शन डी किडनी यानी वृक्क। तो आपको ये पता होना चाहिए तिल्ली यानी कि स्प्लीन ये आपके बॉडी के ब्लड बैंक यानी रुधिर बैंक कहा जाता है। अगला सवाल, when the left ventricle in the human heart contracts,
द ब्लड मूव्स टू द, जब मानव हृदय में वाम निलय सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रवाहित होता है? ऑप्शन 1 पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसिया धमनी, दूसरा लंग्स फुफ्फू, तीसरा ब्रेन मस्तिष्क, आखिरी आरोटा यानी महाधमनी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हार्ट में, आपके हृदय में 4 चेंबर होते हैं। पहला होता है राइट ऑरिकल, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल, फिर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके बॉडी में जितना अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, ये सारा आपके राइट ऑरिकल में जाता है। राइट ऑरिकल के बाद ये सारा रक्त आपके राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर ये राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स की तरफ आगे बढ़ता है, आपके फुफ्फू की तरफ आगे बढ़ता है। वहां से वो ऑक्सीजनेट होके सारा इंप्योरिटीज बाहर, सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चल जाता है, ऑक्सीजन उस ब्लड में ऐड हो जाता है। फिर वो आता है आपके लेफ्ट ऑरिकल में, वहां से जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से आपके पूरे बॉडी में जाता है, आपके पूरे शरीर में संचालित होता है। किसके थ्रू? आरोटा के थ्रू, यानी महाधमनी के थ्रू। तो आपका उत्तर क्या होगा? महाधमनी यानी आरोटा। ये सिकुड़ेगा तब ना जाके रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त में मौजूद चीनी का बड़ा मात्रा कौन सा होता है? तो मानव शरीर में जो चीनी का सबसे बड़ा मात्रा होता है वो किसका होता है? ऑप्शन क्या है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए, इसका उत्तर होगा ग्लूकोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम स्टडीड इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स? धमनियों व सीरियों सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के तहत किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन मायोलॉजी, दूसरा ऑन्कोलॉजी, तीसरा हेमेटोलॉजी, आखिरी एंजियोलॉजी। तो आपको यह पता होना चाहिए कि धमनियों व सीरियों का जो सहित रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसे हम एंजियोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच डिजीज इज नोन एज क्रिसमस डिजीज? किस बीमारी को क्रिसमस रोग के रूप में भी जाना जाता है? पहला जॉन्डिस यानी पीलिया, दूसरा ब्लड कैंसर, तीसरा एनीमिया और आखिरी हीमोफीलिया। ये आपको पता होना चाहिए। यह आपके रक्त के ब्लड क्लॉटिंग जिसे कहते हैं, रक्त के जमाव में एक हिंड्रेंस यानी रक्त के जमाव को रोकता है, और जिससे कि हमें हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रक्त जो है, अगर आपको कहीं घाव लग जाता है, कहीं चोट लग जाता है, तो वो रक्त जम नहीं पाता है। आपका जो रुधिर है, आपका जो रक्त है, वो वहां से लगातार बहने लगता है। तो क्रिसमस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्रिसमस फैक्टर होता है। ये क्रिसमस डिजीज एक क्रिसमस फैक्टर की वजह से होता है, जो कि अगर आपके बॉडी में, आपके ब्लड में नहीं है तो उससे आपको क्या होगा? हीमोफीलिया, जिससे कि आपका रक्त का जमाव नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ? पहला, पेस मेकर का संबंध किससे है? पहला हार्ट, हृदय, लंग्स, फुफ्फुस, तीसरा किडनी, वृक्क एंड आखिरी ब्रेन यानी मस्तिष्क। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो पेस मेकर होता है वो आपके हार्ट में यानी आपके हृदय में प्रेजेंट होता है। और ये हृदय के किस साइड में प्रेजेंट होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है। राइट ऑरिकल के सबसे नीचे भाग में, राइट ऑरिकल के एकदम कोने में प्रेजेंट होता है। और यहीं से जो सारा इंपल्स होता है, ये जो आपका हार्ट बीट होना है, इसको इनिशिएट कौन करता है? ये जो धड़कता है दिल, ये कौन इनिशिएट करता है? इसका शुरुआत कौन करता है? ये वो पेस मेकर करता है। आपका पेस मेकर कौन होता है? साइनो आर्ट्रियल नोड, एसए नोड। ये जो आपका पेस मेकर होता है, इस पेस मेकर को बोलते हैं एसए नोड। ये आपके हार्ट के राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? हार्ट यानी कि हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस
के विभिन्न कोशिका और उसके स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुने। पहला है डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन, डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन, बीटा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका ग्लूकागॉन, अल्फा सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से इंसुलिन, या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये आपका अल्फा सेल्स है ये ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है और ये जो बीटा सेल है ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो इसमें सही जवाब कौन हुआ? डेल्टा सेल। यहां ये चीज उल्टी हो गई है ऑप्शन में, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? ए, यानी डेल्टा सेल जो रिलीज करेगा सोमैटोस्टैटिन, डेल्टा कोशिका जो रिलीज करेगा सोमैटोस्टैटिन। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला डाइजेशन ऑफ फैट, वसा को पचाना। दूसरा इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, अवशोषण सतह को बढ़ाना। तीसरा डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, अवशोषण सतह को कम करना। आखिरी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन को पचाना। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं आपको छोटी आंत के बारे में बता रही थी वहां मैंने आपको विलाई के बारे में बताया था। विलाई कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ये क्या करता है? यह सतह को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो उत्तर क्या होगा? इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम करता है विलाई। आप जितने भी जो चीजें खाते हैं उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो टूटता है, उसको एब्जॉर्ब करने का, सोखने का काम कौन करता है? विलाई करता है। और ये जो विलाई होते हैं वो जिस शेप में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ये क्यों होते हैं? ताकि वो इंक्रीज कर सके एब्जॉर्प्टिव सरफेस, यानी अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम करता है विलाई। अगला सवाल है which of the following is not correct with respect to liver of human body। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लिवर के संदर्भ में सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इट्स वेट इज अप टू 1.5 to 2 kg, इसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ये पित्त रस को स्रावित करता है। इट सिक्रीट्स एन एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। आपको पता होना चाहिए ये जो ट्रिप्सिन है ये पैंक्रिया यानी अग्नाशय रिलीज करते हैं। ये कौन रिलीज करता है? यह पैंक्रियाज रिलीज करते हैं, अग्नाशय रिलीज करते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीन स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है हमारे यकृत के बारे में। ये जो ट्रिप्सिन है यह लिवर यकृत रिलीज नहीं करता है, यकृत सिक्रीट नहीं करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है, पैंक्रियाज करते हैं। अगला सवाल, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक दैट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड। आमाशय में अतस्थ पचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन बोलस, दूसरा काइम, तीसरा काइल और आखिरी मोनस। आपको पता होना चाहिए जब फूड आपके माउथ से, मुंह से आपके उसोफेगस यानी फूड पाइप, खाने की नली की तरफ जाता है तो वो बोलस फॉर्म में जाता है। लेकिन जब ये स्टमक में यानी अमाशय में पहुंचता है और अमाशय से छोटी आंत की तरफ जाता है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं काइम। बोलस कब कहेंगे? जब ये आपके मुंह से आपके खाने की नली की तरफ जाए तब हम इसे बोलस कहते हैं। बट जब ये खाना आपके अमाशय से, स्टमक से आपके छोटी आंत की तरफ जाता है तो हम इसे काइम कहते हैं। अगला सवाल कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन इज फाउंड। निम्न में से
किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? पहला पैंक्रियाटिक जूस अमाशय रस में, दूसरा इंटेस्टिनल जूस आंत रस में, तीसरा गैस्ट्रिक जूस जठर रस में, एंड आखिरी है बाइल जूस पित्त रस में। तो मैंने ये आपको बताया था कि जो पित्त रस होते हैं, पित्त रस में एक होता है पित्त वर्णक और एक होता है पित्त लवण। तो क्या होगा? इसका जवाब होगा बाइल जूस, क्योंकि यह जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन के साथ और एक वर्णक आता है जिसे हम बिलीवर्डिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिलीवर्डिन। ये बिलिरुबिन और ये बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन ये दोनों मिलके हमारे पित्त रस के पित्त वर्णक हैं। ठीक है, समझ गए? इसका जवाब क्या होगा? बाइल जूस। तो ऐसे ही एमसीक्यूज हमारे साथ सॉल्व करते रहिए और जेएसएससी सीजीएल में सबसे अच्छा प्रदर्शन कीजिए। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।